हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हमारी जो वन लाइनर सीरीज चल रही थी बाल विकास व मनोविज्ञान की, जिसमें हमने दो पार्ट में 100 क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन के कवर कर लिए हैं। वो भी इतना लॉन्ग वीडियो नहीं है, बहुत ही फास्ट मोड में रिवीजन टाइप से किया हुआ है। 13 से 14 मिनट की वीडियोज़ हैं। अगर आपने देखा नहीं है तो जाके आप पहले प्लेलिस्ट में उसे भी चेक कर लीजिएगा। और आज हम रिज्यूम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 101 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 101 है आपका, गर्भवती महिला के वजन में की वृद्धि कितनी हो जाती है, मतलब कितनी वृद्धि होती है, इसका वेट जो है कितना बढ़ जाता है। तो करीब 10 से 12 किलोग्राम वेट बढ़ जाता है। अब मनुष्य की प्रजाति का क्या नाम है? तो मनुष्य की प्रजाति का नाम, बहुत ही फेमस है ये क्वेश्चन, तो होमोसेपियंस है। पिंड अवस्था का क्या समय है? तो 2 से 8 सप्ताह तक पिंड अवस्था का समय रहता है, जबकि डिंब अवस्था का समय सिर्फ 14 दिन होता है। जन्म के समय बालक का औसत वजन कितना होता है? तो देखिए यहाँ औसत वजन की बात हो रही है, पहले तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है कि औसत वजन की बात है, ऐसा नहीं है कि जितने भी बच्चों का जन्म होता है तो सबके जो वेट होते हैं वो वेरीज हो सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस सब में हो सकता है अलग अलग रीज़न से। लेकिन यहाँ औसत वजन की बात है तो ये दो, अगर किलो में पूछा तो ये 2 किलो 700 ग्राम है, जबकि अगर पौंड में पूछता है तो करीब 7 पौंड इसका सही आंसर होगा। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बेसिक क्वेश्चन है पर इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान, अच्छा इसके पहले मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में जो है आपका जीन पियाजे और आपके इस टाइप से स्पीयरमैन, इन सब से रिलेटेड, ठीक है, लेविन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा आप एक बार। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है 1900 ईस्वी में। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में मानी जाती है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। और शिक्षा मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय जो है वो जाता है विलियम जेम्स को। ठीक है, तो विलियम जेम्स ही ने ही इसे एक विषय के रूप में आधार दिया, तो विलियम जेम्स इसका सही आंसर होगा। अब मनोविज्ञान, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे रुडोल्फ, याद रखना है। मनोविज्ञान शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? रुडोल्फ ने किया था। अच्छा, अब प्राचीन काल में देखिए, अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है, इसको देखिएगा। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? भाई प्राचीन काल में हर चीज़ वो आध्यात्मिक होती थी, तो उस टाइम पे ये आत्मा का विज्ञान कहलाता था। ठीक है, मनोविज्ञान मतलब आत्मा का विज्ञान। जब 17वीं शताब्दी आई तो ये क्या हो गया? ये मन या मस्तिष्क का विज्ञान बन गया। इसी तरह से आगे भी है, लेकिन पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? अब ये ऊपर आया ना मन या मस्तिष्क का विज्ञान की बात, तो वो कहा था किसने? पोम्पोनॉजी ने। अब देखते हैं, ऊपर था हमारा प्राचीन काल में आत्मा का विज्ञान, फिर 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान, पोम्पोनॉजी ने कहा था। फिर 18वीं शताब्दी आई तो ये चेतना का विज्ञान बन गया। भाई जमाना नया आ रहा है, लोगों की चेतना जाग रही है, तो यू नो 18वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान बन गया ये। और 20वीं शताब्दी आते ही सब कुछ प्रैक्टिकल हो गया, बिहेवियरल हो गया, तो ये व्यवहार का विज्ञान बन गया। याद रखना है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फिर अब है व्यवहार का विज्ञान, यह कथन किसका है? यानी कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? वाटसन ने। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना है आपका 2009 में। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी थी? तो लिखी थी थॉर्नडाइक ने 1903 में। आते हैं, शिक्षा का अधिनियम लागू कब हुआ? तो शिक्षा का अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया था, इफेक्ट में आ गया था। शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम कब लागू किया गया? शिक्षा का अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम लागू किया गया था 4 अगस्त 2009 को। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 1:40, यानी कि प्रत्येक 40 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, तभी प्रॉपरली पढ़ाई हो सकती है और टीचर भी अपनी क्लास को मैनेज कर सकता है। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया था? तो अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किया था। इन्होंने क्या बताया था कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, मानसिक आयु बुद्धि और वास्तविक आयु बुद्धि।
और इसके बेस पे ही इन्होंने क्या निकाला था, आईक्यू निकाला था। ठीक है, आईक्यू का फॉर्मूला क्या है आपका, आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू, यहाँ लिख देती हूँ 100। आगे देखते हैं, अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे, तो ये थे फ्रांस के निवासी। और ये किस विषय के प्रोफेसर थे, तो ये भाई मनोविज्ञान के थे, तभी तो बुद्धि से रिलेटेड उन्होंने इतना सब कुछ आईक्यू वगैरह सब दिया, कॉमन सी बात है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, तो ये अल्फ्रेड बिने और उनके सहयोगियों ने दिया है, जिसमें आपके आते हैं स्टर्न, टर्मन, साइमन, ये सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 पे आएंगे, बुद्धि के दो कारक सिद्धांत किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। अब बुद्धि के दो कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो ये आपका ये हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, किसने दिया है ये तो आप याद कर लेते हैं, लेकिन वो दो कारक हैं क्या क्या, तो वो आपका एक एस कारक सिद्धांत है, एक जी कारक सिद्धांत है, एक एस कारक सिद्धांत है। जी मतलब जनरल और एस मतलब स्पेशल, तो सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, ये यहाँ पे हो जाता है इसका मतलब। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है, तो समूह कारक सिद्धांत दिया है थर्स्टन ने। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, इनके अनुसार बुद्धि के 7 कारक होते हैं, तो यानी बहुत 7 कारक बताया है, बहुत सारे कारक हैं, तो इसीलिए ये समूह कारक सिद्धांत है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, देयर इज नो डाउट, याद कर लीजिए अगर नहीं है तो, वैसे आपको अब तक तो याद हो ही गया होगा, सीटेट वगैरह, यूपी टेट दिया, सीटेट दिया, सब आप लोगों ने एग्जाम दिए हैं, तो अब ये कि इसीलिए मैं सिर्फ इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन कुछ नहीं कर रही हूँ, रिवीजन ही करा रही हूँ ओनली, क्योंकि रिवीजन भी ज़रूरी है। पता चला ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ने के चक्कर में यही पढ़ना भूल गए जो मेन है एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है, मनोविज्ञान, बाल विकास, शिक्षण इम्पॉर्टेंट होता है। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था गार्डनर ने। और बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया है, ये आरबी कैटल ने दिया है। तो बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत दिया आरबी कैटल ने, और बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने। फिर आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे, संज्ञानवादी के थे। चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, तो स्किनर ने किया था, चूहे बिल्ली पे, बिल्ली पे भी किया था, चूहे पे भी किया था, और किस पे किया था वो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, कोई बर्ड थी बताइएगा जल्दी से। फिर आपका आता है स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे, तो स्किनर थे व्यवहारवादी। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है, नए रचनात्मक कार्यों को सीखने, नई नई चीज़ें हम सीखें, इस पर कौन सा सिद्धांत बल देता है, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है, तो ये दिया था कोहलर ने। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है, यानी कि जो मानसिक रूप से मंद हैं तो उनको सिखाने के लिए वो कैसे सीखते हैं, इसके लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी होगा, तो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था, ब्रूनर ने दिया था। और ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे, तो वो भी संज्ञानवादी ही थे। कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है, देखिए जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है क्षेत्रीय सिद्धांत। और दिया किसने है, ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है, लेविन ने। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है, तो संपूर्ण या समग्र, पूरा, ठीक है, होल, ये गेस्टाल्ट का अर्थ है। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है, यह कथन किसका है, यह है जीन पियाजे। ज्ञानात्मक विकास की बात आ रही है तो यहाँ पे आप खुद ही समझ लीजिए जीन पियाजे ही होंगे। आगे देख लेते हैं, किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है, अंतःक्रियाओं को ही उनके विकास का मूल आधार माना है, वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 143, किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, नैतिक विकास के अवस्था का सिद्धांत, तो ये आपके कोहलबर्ग ने ही किया है। पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचान
समझने और उनमें विभेद करने लग जाता है। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जिसमें बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं को पहचानने लग जाता है, उनमें विभेद करने लग जाता है, फ़र्क समझने लग जाता है, ये चीज़ें होने लगती हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पे। तो ये है आपका, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है? ठीक है, कोई बच्चा है, उसके अपने पर्सनल जो विचार है उसमें नए विचारों का समावेशन हो रहा है, ये प्रक्रिया कहलाती है सात्मीकरण। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 146। बच्चे में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो बच्चे में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किशोरावस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 147 पे आते हैं। तो 147, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण और खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? तो बच्चों के विकास संबंधित निर्माण और खोज का सिद्धांत जीन पियाजे ने ही दिया है। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि कितनी है? तो ये जन्म से 2 वर्ष तक जो है पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 49, तो बुद्धि का पदानुकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है फिलिप बर्नर ने। ठीक है, पदानुकृत संरचना सिद्धांत। अब बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है जेपी गिलफोर्ड ने। ठीक है, बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड। तो बस आज के लिए इतना ही। ये 50 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। पुराने वीडियो सीक्वेंस आपने इसके नहीं देखे हैं तो देख लीजिए जाके उसको प्लेलिस्ट में जाके। वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि कैसा लगा आपको, ये सीक्वेंस पसंद आ रहा है, जो हमारी सीरीज़ चल रही पसंद आ रही है कि नहीं आ रही। कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके कमेंट हमारे लिए मैटर करते हैं। पॉजिटिव कमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, या जो भी आप कमेंट करते हैं वो हमारे लिए कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। इसलिए क्योंकि उन कमेंट के बेस पे ही एक लोग अपना परसेप्शन बनाते हैं। जो न्यू व्यूवर्स होते हैं, जो हमारे बारे में नहीं जानते हैं, वो एक अपना परसेप्शन बनाते हैं कि जज करते हैं कि हाँ कोई चीज़ कैसी है। तो जनरली ऐसा होता है कि लोग वीडियोस नहीं देखते हैं, पहले कमेंट पढ़ते हैं और फिर अगर वो पॉजिटिव होते हैं तभी वो उस वीडियो को देखते हैं। और भी जब तक देखेंगे नहीं तब तक जानेंगे कैसे? तो प्लीज़ इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना ये बिल्कुल मत भूला करिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।